नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे पीआईबी प्रोग्राम की इस नई वीडियो में। जिस वीडियो में इस पूरे हफ्ते की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं पीआईबी पर, उन सारी खबरों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसको देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो बेसिकली आपका एफएटीएफ पर बात करता है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में भारत को एफएटीएफ की वाइस प्रेसिडेंसी प्राप्त हुई है, यानी कि भारत जो है एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। इसीलिए खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि आज की जो वीडियो है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो यही खबर है कि भारत को एफएटीएफ की वाइस प्रेसिडेंसी प्राप्त हुई है। सबसे पहले खबर अगर आप देखें, पहली बार वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष जो है भारत बना है। पहली बार भारत को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत को जुलाई 2026 से लेकर के जून 2027 के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है और यह पहली बार है जब कोई भारतीय व्यक्ति इस पद पर पहुंचने वाला, जब कोई भारतीय व्यक्ति जो है वो इस पद पर काम करेगा। कौन भारतीय व्यक्ति नियुक्त किया गया है ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। विवेक अग्रवाल सर जो हैं इनको यहां पर इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। कौन है ये? 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान समय में संस्कृति मंत्रालय यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। तो ये जो है ये बेसिकली आपका भारत को रिप्रेजेंट करेंगे एफएटीएफ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एफएटीएफ के उपाध्यक्ष का चयन कैसे होता है ये हमको पता होना चाहिए। उपाध्यक्ष का चयन जो है वो आपका एफएटीएफ की जो प्लेनरी है यानी कि जो आपकी बैठक है, जो समूह है एफएटीएफ का, जो मेन जो आपके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स द्वारा सदस्य देशों में से एक व्यक्ति को या एक देश को निर्वाचित किया जाता है और ये संगठन के अध्यक्ष को कार्य संचालन में सहायता करता है। तो संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो भी अध्यक्ष जो है अलग अलग देशों में से एक व्यक्ति को, एक देश को चुना जाता है और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 2 साल का होता है। उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो 1 साल का होता है। इसके अलावा भारत को जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि ये जो आपका चयन होता है ये चुनाव के माध्यम से होता है, तो जाहिर तौर पर ये जो उपलब्धि है ये दिखाती है कि दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो आपका भारत की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, इसके साथ साथ आपका काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए भारत ने जो प्रयास किया है उस प्रयास को रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग देशों की तरफ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एफएटीएफ की बात करें, एफएटीएफ की फुल फॉर्म हमने देख ली है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आपका G7 के अंतर्गत आता है। G7 के अंतर्गत इसको गठित किया गया था और इसका प्राथमिक काम है दुनिया भर में धन शोधन यानी कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो आपका आतंकवाद के खिलाफ वित्त पोषण होता है, जो टेररिज्म के लिए जो वित्त पोषण होता है और जो आपका हथियारों के, जो आपके व्यापक हथियार हैं उनके प्रसार के लिए जो वित्त पोषण होता है, इसको रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर मानक तय करने का काम जो है, स्टैंडर्ड बनाने का काम जो है वो एफएटीएफ की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा एफएटीएफ के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको जानने हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में मौजूद है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसकी स्थापना भारत जो है 2010 से फ्रांस का पूर्ण सदस्य बना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत 2010 में जो आपका एफएटीएफ है उसका फुल टाइम मेंबर बना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमारे सामने निकल करके आता है। अगर आपसे ये पूछे क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं है तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या पाकिस्तान एफएटीएफ का मेंबर है या नहीं है। तो इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली खबर देखते हैं हम। अगली जो हमारी खबर है ये आपका भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन को लेकर के है। खबर चर्चा में क्यों आई है? तो ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि खान मिनिस्ट्री की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 7वें चरण की नीलामी में 10 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की सफल नीलामी की है, जिसकी वजह से भारत में कुल जो सफल नीलामी ब्लॉक्स हैं उनकी संख्या बढ़कर के 56 के आसपास पहुंच चुकी है। अगर आप देखें ओवरऑल अब तक भारत सरकार की तरफ से टोटल 88 यूनिक जो आपके जो माइन ब्लॉक्स हैं उनको यहां पर नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें से टोटल 56 ब्लॉक्स जो हैं उनकी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो पाई है। यानी कि यहां पर जो आपका सक्सेस रेट है वो 63% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सरकार ने 88 जो माइंस हैं उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें से 56 जो है वो अब तक सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। कौन कौन से दिए गए, यानी कि इस बार जो आपका 7वें चरण की प्रक्रिया देखने को मिली उसमें अगर आप देखें तो इसमें ग्रेफाइट की माइंस थी, इसमें आपका जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी माइंस आपको देखने को मिली, वनेडियम की माइंस थी, टाइटेनियम की माइंस थी, इसके अलावा आपका ग्लूकोनाइट की माइंस थी, रॉक
फॉस्फेट की माइंस थी, तो तमाम एलिमेंट जो हैं इनकी माइंस यहां पर आपको देखने को मिली थी। अब ये जो पूरा कार्यक्रम आपको देखने को मिला, जो माइंस की नीलामी की गई, ये पूरा कार्यक्रम आपका राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत की गई थी, यानी कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत की गई थी। तो हमको इस मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की अगर आप बात करें, इस मिशन को भारत सरकार की तरफ से 2025 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? इस मिशन को भारत सरकार की तरफ से 2025 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ भारत की आयात पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम करना, क्योंकि आयात पर निर्भरता की वजह से भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भारत सरकार का जो खजाना है, भारत सरकार की जो ट्रेजरी है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो भारत की जो आयात निर्भरता है उस पर प्रभाव को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके इस तरीके के इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है। इनका इस्तेमाल आपका इलेक्ट्रॉनिक जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनमें किया जाता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है, फोन्स में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं सब में इनका इस्तेमाल होता है। तो एआई के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपका भविष्य में जो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा, रोबोटिक्स में भी इनका इस्तेमाल होगा। तो हर चीज में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स का, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए इनकी सप्लाई को सुनिश्चित करना भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये जो मिशन है, ये मिशन इस बात पर भी ध्यान देता है कि दुनिया के दूसरे देशों में जो आपका जो माइंस मौजूद हैं, जो आपकी खनिज संपत्ति मौजूद है, भारत किस तरीके से उस खनिज संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, भारत कैसे उसको प्राप्त कर सकता है, कैसे हम स्ट्रैटेजिक साझेदारी कर सकते हैं, वो काम करना भी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो टोटल 17 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। टोटल याद रखना है आपको, टोटल 17 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल जो है वो आपका इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है, जो पवन टरबाइन है, विंड टरबाइन में किया जाता है, मिसाइल को बनाने के लिए किया जाता है, रडार को बनाने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल फोन इंडस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होता है, ग्लोबल जो आपूर्ति है। तो ये हमने देखा कि कहां कहां पर इनका इस्तेमाल होता है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन की आप बात करें तो दुनिया भर में लगभग 85% जो आपका सप्लाई चेन है उसको अकेले चाइना कंट्रोल करता है। यानी कि अगर कल को चाइना ये डिसाइड कर ले कि दुनिया के किसी भी देश को रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई नहीं करना है, तो इसकी वजह से जो दुनिया भर की आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है, जो आपका विंड टरबाइन की इंडस्ट्री है, मिसाइल जो है, रडार जो है, फोन इंडस्ट्री जो है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री प्रभावित होंगी। इसीलिए दुनिया भर के जो तमाम देश हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट की दूसरी जो डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन है वो यहां पर बनाई जाए और चाइना पर जो हमारी निर्भरता है उस निर्भरता को कम किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इस पूरे टॉपिक में जो भी जरूरी बातें थी वो सारे पॉइंट हमने समझ लिए हैं। अब अंत में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई साथी है, परिवार में कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्जाम की तैयारी करे, चाहे आपका यूपीएससी हो, कोई पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका टीचिंग का एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर के आए हैं। हमारी न्यू सेशन सेल है जिसके मौके पर हमारे सारे कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये जो ऑफर है ये ऑफर आपका 25 से 29 जून तक लागू रहेगा, यानी कि कुछ समय और बाकी है इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त है आप उसको बताना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ही लाभ उठाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। अगली जो हमारी खबर है ये आपका इंडिया यूके सेटा अग्रीमेंट को लेकर के है। इंडिया यूके सेटा अग्रीमेंट जो है इसके बारे में खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में अनाउंस किया गया है कि भारत और यूके के बीच में जो सेटा है, सेटा की फुल फॉर्म है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट। क्या फुल फॉर्म है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट। तो इंडिया यूके सेटा और इसके साथ साथ एक और अग्रीमेंट हुआ है भारत और यूके के बीच में जिसका नाम है डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है वो मुख्य तौर पर आपका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा जो पेमेंट फीस देनी पड़ती थी पहले
लोगों को यूके में जाने के लिए, यूके में काम करने के लिए, उसको लेकर के एग्रीमेंट है। ये दोनों एग्रीमेंट जो हैं, ये दोनों एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो अनाउंस किया गया है कि भारत और यूके के बीच में जो सेटा है और इसके साथ साथ जो डबल कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है, ये दोनों एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। अगर आप देखें इस समझौते की नींव जो है, यानी कि कब समझौते पर बातचीत करना शुरू हुई थी, इस पर बातचीत आपका मई 2021 में शुरू की गई थी। मई 2021 में भारत और यूके ने मिलकर के एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप की शुरुआत की थी, जिस एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर आपका भारत यूके 2030 रोड मैप जो है अपनाया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य यह था कि भारत और यूके के बीच में जो व्यापार है, उस व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए, 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और यूके का जो रोड मैप है व्यापार का, उसके तहत हमारा क्या टारगेट है? उसके तहत हमारा टारगेट यह है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है, उस व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए, 100 अरब डॉलर तक यहां पर पहुंचाना है। और इसी के हिस्से के तौर पर आपका दोनों देशों के बीच में ये जो सेटा है, सेटा की फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर साइन किया गया है। अब यहां पर देखें इस पूरे सेटा के अंतर्गत, सेटा के तहत भारत के लगभग 99% टैरिफ लाइन जो हैं उन पर 0 टैरिफ लगाया जाएगा, जो भारत के कुल निर्यात मूल्य के लगभग 100% हिस्से को कवर करता है। इसकी वजह से भारत को फायदा क्या होगा? इसकी वजह से भारत को फायदा यह होगा कि जो भारतीय उत्पाद हैं उनको ब्रिटिश बाजार में, उनको यूके का जो मार्केट है वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस प्राप्त होगी, वहां पर प्रतिस्पर्धा क्षमता जो है वो यहां पर उनको प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप देखें कौन कौन से क्षेत्रों को यहां पर फायदा होने वाला है, भारत के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं उनको फायदा होगा, तो इसकी वजह से जो आपका फूड प्रोसेस्ड क्षेत्र जो है, खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य जो है उसको फायदा होगा, 70% तक फायदा होगा। आपके मरीन उत्पाद जो हैं उनको 21.5% तक फायदा होगा। इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स जो हैं उनको 18% तक फायदा होगा। तो इतना टैक्स जो है पहले यहां पर लगता था। इसके अलावा चमड़ा और जूता उद्योग जो है, वस्त्र और परिधान उद्योग जो है, और रसायन और औषधि उद्योग जो है, इनको यहां पर फायदा होने वाला है। और कुछ क्षेत्रों को भारत ने अपने इस पूरे एग्रीमेंट से बाहर रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कृषि क्षेत्र को इस एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ आपका जो डेयरी उत्पाद है उनको बाहर रखा गया है। अनाज हो गया, मोटा अनाज हो गया, जो खाद्य तेल हो गया, तिलहन हो गया, सेब हो गया, इन उत्पादों को भारत ने समझौते से बाहर रखा है ताकि भारत के किसानों को इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव यहां पर देखने को ना मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में याद रखना है। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है वो आपका ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी को लेकर के है। ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चर्चा में क्यों आया है, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए। तो ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में आपका ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसीज के जो प्रमुख थे उनकी बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ब्रिक्स अंतरिक्ष इकोनॉमी की अवधारणा जो है प्रस्तुत की है और इसके साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सामूहिक विकास, निवेश, नवाचार और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने को लेकर के बातचीत यहां पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ब्रिक्स देशों को आपको आपस में मिलकर के एक पूरा स्पेस इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए ताकि हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, हमारी स्पेस से रिलेटेड जितनी भी जरूरतें हैं, उसके लिए हम केवल आपका ब्रिक्स देशों का ही इस्तेमाल कर सकें और किसी दूसरी एंटिटी पर, किसी दूसरे देश पर या किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी पर हमें डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। और जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो आपको पता है यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर स्पेसएक्स की बात हो रही है, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की बात हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक इंपॉर्टेंट आह्वान जो है वो यहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको यहां पर पता होना चाहिए कि ये जो पूरा आपका ब्रिक्स ग्रुप है, जो पूरी बैठक आयोजित की गई थी, इसमें कौन कौन से देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें आपको याद होना चाहिए ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ये ब्रिक्स की मेन कंट्रीज हैं जिनके नाम आपको हमेशा रटे होने चाहिए। कैसे आपको याद रखना है, ये आपका ये ब्रिक्स है और ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही इन 5 देशों का नाम बनाती है। बी से ब्राजील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। इसके बाद कुछ नए देश जो हैं वो ब्रिक्स में ऐड किए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मिस्र देखने को मिलेगा, इजिप्ट को ऐड किया गया है, इथोपिया को ऐड किया गया है, इंडोनेशिया को ऐड किया गया है, ईरान को ऐड किया गया है और संयुक्त अरब अमीरात को ऐड किया गया है। सऊदी अरब को एप्लीकेशन दी गई थी, सऊदी अरब को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन सऊदी अरब ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट
आपको याद रखना है। तो हमने सारे जो जरूरी बातें थी वो यहाँ पर हमने देख ली हैं। अब यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि भारत में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से जो हमारी इकोनॉमी है, खासतौर पर हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है, उसमें सरकार की तरफ से क्या क्या सुधार जो है, क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो किए गए हैं। रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें, यहाँ पर जो बताया गया कि सबसे पहले हमने निजी क्षेत्र को प्रवेश प्रदान किया है। अब भारत में आप देखेंगे जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अब लगातार अपने रॉकेट लॉन्च कर रही हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां अपना लॉन्च पैड जो है वो डेवलप कर रही हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां अपना सैटेलाइट्स डेवलप कर रही हैं। तो लगातार भारत की प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर आपको भारत के स्पेस सेक्टर में एंगेज होती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ पर शुरू किए गए हैं। स्टार्टअप का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है स्पेस इकोनॉमी में वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इसके अलावा आपका ग्लोबल सहयोग जो है, ग्लोबल सहयोग, ग्लोबल निवेश और ग्लोबल इनोवेशन जो है उसको भी भारत की तरफ से प्रोत्साहित किया गया। यानी कि हम दुनिया की दूसरी कंपनियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वो भारत में आकर के काम कर सकें, वो भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट करें। इसके लिए भी सरकार की तरफ से एफडीआई के जो रूल्स हैं उन रूल्स को यहां पर थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया है। तो बहुत सारे प्रयास जो हैं वो सरकार ने यहां पर किए हैं। इसके साथ साथ अगर भारत की प्रमुख अंतरिक्ष उपलब्धियों की बात करें वो भी हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से प्रस्तुत की गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका चंद्रयान 3 जो है वो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां पर भारत ने चंद्रमा के जो साउथ पोल है, जो चंद्रमा का फार साइड है, वहां पर लैंडिंग किया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन आपको पता होना चाहिए, जहां पर हमारी जो एक सैटेलाइट है आदित्य सैटेलाइट वो लैग्रांज पॉइंट 1 पर जो है वहां पर डिप्लॉय की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना था। इसके अलावा हमारा गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन के तहत हम जो है अंतरिक्ष यात्रियों को जो हमारे भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं उनको हम अंतरिक्ष में लेकर के जाएंगे। तो ये मिशन भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे प्रयास यहां पर सरकार की तरफ से हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है यानी कि ISRO यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो आपका बैठक आयोजित की गई, जो मीटिंग आयोजित की गई ब्रिक्स देशों की, इनमें किन टॉपिक्स पे चर्चा हुई? इस मीटिंग में आपका मुख्य तौर पर जो स्पेस डिब्री है, अंतरिक्ष मलबा है, उस पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। इसके साथ साथ आपका जो अंतरिक्ष संचालन है, जो डिब्री फ्री मिशन है, उनको बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अंतरिक्ष यातायात किस तरीके से हम भविष्य में कर सकते हैं उस पर जोर दिया गया। और सतत अंतरिक्ष उपयोग यानी कि सस्टेनेबल तरीके से हम अंतरिक्ष का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम उपयोग करें कि अंतरिक्ष में हमें जो बेनिफिट चाहिए वो भी हमको प्राप्त हो पाए, और इसके साथ साथ अंतरिक्ष का जो इस्तेमाल है उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी ना पड़े। तो ये सस्टेनेबल जो आपका स्पेस इस्तेमाल है वो कैसे किया जा सकता है वो भी यहां पर डिस्कस किया गया। तो ये हमने इस पूरी खबर पे चर्चा कर ली है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है वो नकॉर्ड अपेक्स मीटिंग को लेकर के है। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी अध्यक्षता में 26 जून 2026 को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी नकॉर्ड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई हमारे केंद्रीय मंत्री द्वारा, और तथा नारकोटिक्स नियंत्रण विजन दस्तावेज 2026-2029 को जारी किया गया। ये दस्तावेज अगर आप देखें, ये डॉक्यूमेंट आपका नेटवर्क सेंट्रिक एनफोर्समेंट जो अप्रोच है उसको यहां पर अपनाता है, जिसमें विभिन्न एजेंसी यानी कि आपका जो अलग अलग एजेंसीज हैं उन एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेटेड एक्शन किया जाता है, सूचना साझाकरण होता है और तकनीकी निगरानी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी कि जो भारत में बहुत सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे वो आपका राज्य की एजेंसीज हो, इन सभी एजेंसीज को आपस में कोऑर्डिनेट कराया जाता है ताकि किसी भी अपराध से हम आसानी से निपट सकें। इसी को कहा जाता है आपका नेटवर्क सेंट्रिक एनफोर्समेंट अप्रोच। इसके अलावा अगर आप देखें जो दस्तावेज है जो यहां पर जारी किया गया, ये दस्तावेज आपका विशेष रूप से निम्नलिखित चुनौतियों पर बात करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स जो हो गया, सिंथेटिक ड्रग्स वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर के ड्रग बनाया जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज यहां पर बताया गया वो है डार्कनेट का इस्तेमाल। डार्कनेट के इस्तेमाल का मतलब यह है कि बेसिकली आपका जो दुनिया भर में जो डार्क वेब है, जो कि सरकार की पहुंच, जो कि एनफोर्समेंट एजेंसीज की पहुंच में नहीं है, उसका इस्तेमाल करके ड्रग्स को जो है बेचा जाता है, ड्रग्स को खरीदा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज है युवाओं में नशे की रोकथाम, यानी कि जो आपके युवा हैं उनके बीच में जो नशा है वो आपको बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया वो था आपका पुनर्वास और इसके साथ साथ उपचार केंद्रों का विस्तार, यानी कि जो आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं
उनको यहां पर हमको विस्तारित करना है। इसके अलावा अगर आप देखें नकॉर्ड की, अगर आप बात करें, नकॉर्ड की फुल फॉर्म है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। बहुत सारी एजेंसीज को आपस में कोऑर्डिनेट यहां पर कराया जाता है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करना और विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसीज के बीच में समन्वय स्थापित करना है। तो नकॉर्ड अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये मुख्य तौर पर आपका मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, यानी कि बहुत सारी एजेंसी जो हैं वो आपस में एक साथ मिल करके यहां पर कोऑर्डिनेट करती हैं। तो ये हमने नकॉर्ड की बात कर ली है। अब और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर आपका कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट है। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि ओडिशा के झारसुगड़ा जिले के लखनपुर क्षेत्र में भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से पहली बार कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो यह बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना कहां पर शुरू की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह ओडिशा में शुरू की गई है। ओडिशा के कौन से जिले में? झारसुगड़ा जिले में। ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अगर आप देखें तो ये भारत की राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन जो है, भारत का जो राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन है, उसके अंतर्गत कोयले से रसायन उत्पादन की पहली वाणिज्य स्तर की परियोजना आपको देखने को मिलेगी। पहली कमर्शियल लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोयला गैसीकरण यानी कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके तकनीकी ग्रेड का अमोनियम जो है, अमोनियम नाइट्रेट जो है, वो यहां पर डेवलप किया जाएगा। टेक्निकल ग्रेडेड अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका उत्पादन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें BCGCL की, यानी कि जो आपका भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड है, ये बेसिकली आपका दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी दो कंपनियां हैं? एक तो कोल इंडिया लिमिटेड की 51% की हिस्सेदारी है और दूसरा आपका भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी 49% हिस्सेदारी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के अंतर्गत के अनुरूप विकसित की जा रही है और जिसका लक्ष्य घरेलू कोयले को मूल्यवर्धित संसाधनों और ईंधनों में परिवर्तित करना है। इसके अलावा ये जो अगर आप राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन देखें, अगर आप नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन अगर आप देखें, इस मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 0.66 मिलियन टन यानी 0.66 मिलियन टन पर ईयर तकनीकी ग्रेड का अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका उत्पादन यहां पर किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव यहां पर हमारे लिए डिसाइड किया गया है। कितना याद रखना है आपको? 0.66 MMTPA यानी कि मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। तो इतना जो है आपका उत्पादन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें, जो आपका अमोनियम नाइट्रेट उत्पादित किया जाएगा उसका इस्तेमाल कहां पर किया जा सकता है, यह भी हमसे पूछा जा सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कैसे होगा। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है वो आपका उर्वरक उद्योग में होता है। उर्वरक उद्योग यानी कि जो आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहां पर आपको देखने को मिलता है, या जो आपका माइनिंग इंडस्ट्री है वहां पर देखने को मिलता है। विस्फोट निर्माण में इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। और जो डिफेंस सेगमेंट है, विस्फोट निर्माण का आप इसको भी जोड़ करके देख सकते हैं कि मिसाइलों को बनाने में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट हमने यहां पर देख लिया, कहां शुरू किया गया है? ओडिशा में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली खबर को हम देखते हैं। अगली जो हमारी खबर है ये आपका कवच एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है। भारतीय रेलवे जो है, खासतौर पर भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर का जो रूट है वहां पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी कि कवच सिस्टम जो है इसको लागू करने के लिए 270 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान कर दी है। यानी कि भारत का जो पूर्वी तट रेलवे है वहां पर अब कवच सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 270 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान की है। कवच की अगर आप बात करें, कवच क्या है? कवच आपका भारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। पूरी तरीके से भारत का अपना सिस्टम है और ये जो है आपका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। कवच को जो है किस तरीके से दुर्घटना को रोकने में सक्षम है या किस तरह की दुर्घटना को रोकने में सक्षम है? तो कवच जो है वो आपका सिग्नल पासिंग डेंजर यानी कि आपका जो सिग्नल पासिंग एट डेंजर यानी कि अगर आप कोई ट्रेन जो है वो सिग्नल से बहुत डेंजर तरीके से पास हो रही है तो उसको रोकने में सक्षम है। इसके अलावा अगर कोई ट्रेन ओवर स्पीडिंग कर रही है तो उसको रोकने में सक्षम है। कोई ट्रेन अगर जो है ट्रेन कोलिजन होने वाला है, ट्रेन के बीच में टकराव होने वाला है तो उसको रोकने में सक्षम है। तो कवच प्रणाली भारत के लिए बहुत मददगार जो है वो साबित हो सकती है।
है क्या इस प्रणाली में आपको ऑटोमेटेड ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है, स्वचालित ब्रेक सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिलता है। कवच प्रणाली लगातार ट्रेन की गति और उसकी स्थिति की निगरानी करती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ऐसा लगता है कि ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या ट्रेन में आपका कोलिजन हो सकता है, या ट्रेन ओवर स्पीड कर रही है, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अपने आप दुर्घटना होने से पहले ही दुर्घटना की संभावना का अनुमान लगा करके अपने आप ट्रेन में ब्रेक लगा सकता है। तो इसीलिए सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसकी विशेषता अगर आप देखें तो इसकी विशेषता यह है कि ये प्रणाली विशेष रूप से घने कोहरे, इसके साथ साथ आपका कम दृश्यता और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी काम कर सकती है, और विश्वसनीय ट्रेन संचालन सुनिश्चित कर सकती है। तो कई बार जो है जो ट्रेन के ऑपरेटर्स हैं, जो लोको पायलट हैं, वो घने कोहरे की वजह से, कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेन को नहीं देख पाते, या आगे क्या है वो नहीं देख पाते हैं, और इसकी वजह से आपको कई बार ट्रेन कोलिजन के इवेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो कवच सिस्टम है, वो सिस्टम ट्रेन कोलिजन के इवेंट्स को कम कर सकता है, यही इसकी सबसे खास बात है। इसके अलावा इसको किसने डेवलप किया है ये हमको पता होना चाहिए। तो कवच सिस्टम को डेवलप किया गया क्योंकि इंडिजिनियस सिस्टम है, भारत की अपनी किसी इकाई ने बनाया होगा इसको, तो इसको बनाया गया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि RDSO, जो कि रेलवे के अंतर्गत ही आता है, इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है। इसने इस पूरे डिजाइन को डेवलप किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है, इनकॉइस की तरफ से अल नीनो बुलेटिन जारी किया गया है। इनकॉइस की तरफ से पहला अल नीनो बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है। खबर पर हम बात करते हैं। इनकॉइस की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र की तरफ से समुद्री क्षेत्रों पर विकसित हो रही अल नीनो स्थिति के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पहली बार विशेषीकृत अल नीनो बुलेटिन जो है, स्पेशलाइज्ड अल नीनो बुलेटिन जो है वो यहां पर जारी किया गया है। इस जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान अल नीनो घटना जो है वो लगातार तेजी से विकसित हो रही है, और नवंबर 2026 से लेकर के जनवरी 2027 के बीच में अल नीनो जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो सकता है, अपने पीक पर पहुंच सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण भारतीय महासागर की समुद्री सतह का तापमान अप्रैल और मई 2027 तक सामान्य रूप से अधिक बना रहेगा। अप्रैल और मई 2027 तक सामान्य रूप से अधिक बना रहेगा, जिसका प्रभाव क्या होगा? जब सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो आपका साइक्लोन्स के जो इवेंट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, साइक्लोन के इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण प्रवाल भीतियां जो है, यानी कि कोरल रीफ जो है, उनका बड़े पैमाने पर आपको कोरल ब्लीचिंग के इवेंट देखने को मिल सकते हैं। कोरल ब्लीचिंग यानी कि प्रवाल विरंजन के इवेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता जो है, जो आपका जो मरीन डाइवर्सिटी है, उस पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अल नीनो की अगर आप बात करें, अल नीनो होता क्या है सामान्यतः, तो आपने ज्योग्राफी में बहुत बार इसको पढ़ा होगा। हमने भी द हिंदू के प्रोग्राम में और दूसरे तमाम प्रोग्राम्स में इसको बहुत बार कवर किया है। तो एक बार इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको अल नीनो को लेकर के मिलेंगी। एक वीडियो मैंने भी सुपर एल नीनो के ऊपर बनाई थी, तो इस बार का जो एल नीनो का इवेंट है वो सुपर एल नीनो का इवेंट है। तो आप सुपर एल नीनो को जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, दृष्टि लगा करके आपको सारा एल नीनो जो है वो बहुत डिटेल में वहां पर समझ में आ जाएगा। तो एल नीनो की डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। एल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में, किसके, कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्र के सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि की जो घटना है उसको एल नीनो कहा जाता है। इतना ही आपको कम से कम पता होना चाहिए। जब एग्जाम में आता है तो यही स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। ये एल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में तापमान का सामान्य से अधिक हो जाना ही एल नीनो की घटना होती है, जो कि विश्व भर में मौसम और जलवायु के पैटर्न को प्रभावित करता है। तो इतना यहां पर हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है NMCG अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान को लेकर के है। ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यानी NIUA के सहयोग से गंगा बेसिन के शहरों के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है उसको यहां पर आगे बढ़ाया, यानी कि एक प्लान तैयार किया जा रहा है खासतौर पर उन शहरों के लिए जो शहर आपका गंगा नदी बेसिन में आते हैं या गंगा नदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए एक प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा है। ये पहल नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी नदी केंद्रित शहरी नियोजन परियोजना में से एक मानी जा रही है, यानी कि दुनिया भर में अब तक इससे बड़ी कोई भी आपका जो
जो रिवर सिटी प्लानिंग है वो यहाँ पर आपको अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो इसीलिए जो पूरा प्रोजेक्ट है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो परियोजना है, ये योजना आपका पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक जो स्तंभ है उन पर आधारित है। यानी कि इस परियोजना में आपका जो गंगा नदी किनारे जो शहर मौजूद हैं उनके इकोसिस्टम पर भी ध्यान दिया जाएगा, उनके एनवायरमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी सोसाइटी पर ध्यान दिया जाएगा। तो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर कवर होने वाली हैं, जिससे शहरी विकास और नदी संरक्षण को एकीकृत किया जा सकेगा। यानी कि इससे शहर का विकास भी होगा और इससे आपका जो नदी की जो सफाई है या नदी का जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो दोनों को इंटीग्रेट करने की बात जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से कही गई है। फेज 1 के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 27 शहरों में URMP यानी कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की बात की जा रही है। और फेज 1 में वर्ल्ड बैंक की तरफ से इन जो आपके ये जो प्लान है इस प्लान को तैयार करने में मदद की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये प्लान आपका नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बन रहा है। कौन बना रहा है इसको बनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। और इसमें सहायता कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक इसकी सहायता करेगा। कौन कौन से राज्य इसमें कवर होंगे आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। यानी कि वो राज्य जहां से आपको गंगा की मेन स्ट्रीम देखने को मिलती है उन राज्यों को यहां पर कवर किया जा रहा है। इसके अलावा एक शहर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो है उसको अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान में मॉडल शहर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कानपुर को अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान में मॉडल शहर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और सरकार की दीर्घकालिक योजना जो है वो ये है कि गंगा बेसिन से आगे बढ़ करके जो दूसरी नदियां हैं उन नदियों के लिए भी रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाए। यानी कि अभी जो है हम केवल गंगा नदी के लिए कर रहे हैं, आगे चल करके हम यमुना नदी के लिए भी ये करेंगे और फिर उसके बाद आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके लिए भी ये किया जाएगा, इंडस रिवर के लिए भी किया जाएगा। बाकी तमाम जो आपके रिवर्स हैं उन सभी रिवर्स के लिए हम जो है इस तरीके के प्लान भविष्य में तैयार करने वाले हैं, जिन प्लान्स का प्राथमिक उद्देश्य न केवल नदियों के मैनेजमेंट पर ध्यान देना है बल्कि शहरों के विकास पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये आपका एयर सुविधा 2.0 पोर्टल को लेकर के है। सबसे पहले ये खबर चर्चा में क्यों आई है? ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यानी कि जो इंटरनेशनल आपके पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल है क्या, ये पोर्टल क्या काम करेगा वो हमको पता होना चाहिए। तो ये जो पोर्टल है ये एक संपूर्ण डिजिटल और संपर्क रहित पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है। पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है जिस पोर्टल को मुख्य तौर पर आपका जो इबोला और बुंडीबुगियो वायरस जो है इस वायरस के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया गया है। यहां पर अगर आप देखें तो ये पहल विश्व मुख्य तौर पर WHO द्वारा कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और युगांडा में फैले इबोला और बुंडीबुगियो वायरस रोग को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करने के बाद शुरू की गई है। दरअसल हो क्या रहा है कि WHO ने जो आपका इबोला वायरस है और बुंडीबुगियो वायरस जो है उसको आपका एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। किसको? इबोला वायरस को और जो आपका दूसरा वायरस है इन दोनों को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। जिसकी वजह से अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके भारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को हम ट्रैक करें, यहाँ पर इन लोगों की जानकारी हम इकट्ठा करें। और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो पोर्टल है उस पोर्टल का नाम है एयर सुविधा पोर्टल। तो अभी किया क्या जाएगा, तो ये जो लोग बाहर से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को अपनी यात्रा से लगभग 24 घंटे पहले इन लोगों को अपनी यात्रा से लगभग 24 घंटे पहले जो है जो आपका एयर सुविधा पोर्टल है उस पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। 24 आवर पहले एक फॉर्म यहां पर भरना पड़ेगा जिसमें उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन से देश से यात्रा कर रहे हैं, क्या उनको किसी प्रकार का सिम्टम है, क्या उनको किसी प्रकार का कोई लक्षण देखने को मिल रहा है कि कोई रोग है, तो उसकी वो बातें यहां पर उनको बतानी पड़ेंगी। इसकी वजह से फायदा ये होगा कि जो हमारा क्लियरेंस प्रोसेस है क्लियरेंस प्रोसेस और ज्यादा
तेज हो जाएगा। यानी कि हम जो है जल्दी से अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण है तो हम उसका जल्दी से पता लगा पाएंगे, और बाकी जो जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनको हम आसानी से जो है आगे जाने देंगे, जिसकी वजह से प्रक्रिया जो है वो आपका और ज्यादा तेज हो जाएगी और सरल हो जाएगी। इसके अलावा जो एयर सुविधा 2.0 पोर्टल है, इसको तमाम सरकारी एजेंसी जो है उनके साथ अटैच किया गया है, जैसे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ अटैच किया गया है। इसके अलावा आपका जो इमिग्रेशन ऑफिस है, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उसके साथ यहां पर अटैच किया गया है। इसके अलावा आपका जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है उसके साथ इसको अटैच किया गया है। तो बहुत सारे जो आपके ऑफिसेज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ इसको अटैच किया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है, अगली हमारी खबर आपका नेत्र AEW&C फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस को लेकर के है। ये खबर चर्चा में क्यों आई है, सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए। खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए भारतीय वायुसेना को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस जो है का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। यानी कि अब जो आपका भारतीय वायुसेना है वो नेत्र सिस्टम को इस्तेमाल कर सकती है। भारतीय वायुसेना जो है वो नेत्र सिस्टम को इस्तेमाल कर सकती है। नेत्र क्या है? नेत्र आपका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि वो सिस्टम जो कि आपका हमेशा हवा में रहता है और हवा में रहते हुए अगर भारत पर कोई अटैक होता है तो उस अटैक को रोकने, उस अटैक को ट्रैक करने, उसको इंटरसेप्ट करने का काम करता है। तो नृत्य क्या है वो भी हमने यहां पर देख लिया है, क्या खबर आई है वो भी हमने देख लिया है। ये भारत की जो रक्षा आत्मनिर्भरता है और उन्नत एरोस्पेस तकनीक है उसकी क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहां पर भारत को प्रदान करता है। यह परियोजना डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा उद्योग के बीच सहयोग का परिणाम है, जो कि रक्षा उत्पादन में होल ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब सवाल उठता है कि होल ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच का क्या मतलब है? होल ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको कोई जो है मान लीजिए यही सिस्टम हम देख लेते हैं, आपको नेत्र सिस्टम बनाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि नेत्र सिस्टम बनाने के लिए सब कुछ आप जो है एक ही जगह से ले आएंगे। आपको जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक इक्विपमेंट कहीं से लाना पड़ेगा, एक इक्विपमेंट आपको कहीं से लाना पड़ेगा, दूसरा आपको कहीं और से लाना पड़ेगा, तीसरा कहीं और से लाना पड़ेगा, एक और इक्विपमेंट लाना पड़ेगा। बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो आपको अलग अलग जगह से लाने पड़ेंगे। तो पहले क्या होता था कि पहले बेसिकली आपका कुछ इक्विपमेंट मान लीजिए भारत से आ जाते थे और कुछ इक्विपमेंट आपके दुनिया के दूसरे देशों से आते थे, जिसकी वजह से आपका जो इकोसिस्टम है उसमें लीकेज देखने को मिलता था। जो इकोसिस्टम भारत में हम कर सकते थे, जो सारा काम हम भारत में कर सकते थे, उसमें कुछ काम भारत में होता था और कुछ काम दुनिया के दूसरे देशों में होता था, जिसकी वजह से भारत को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, अब हमने क्या किया है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको हमने भारतीय बना दिया है। यानी कि जो आपका नृत्य सिस्टम है उसको बनाने के लिए जितना भी चीज इस्तेमाल हुई हैं, चाहे आपका कोई भी एलिमेंट हो, चाहे आपका कोई भी नट बोल्ट हो, सारी चीजें जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं वो सारी चीजें भारत से आई हैं। तो इसको कहा जाता है होल ऑफ द इकोसिस्टम अप्रोच। होल ऑफ द इकोसिस्टम यानी कि जितनी भी चीजें आपको चाहिए, वो सारी चीजें, जो भी चीजें आपको बनाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें भारत से सोर्स की गई हैं। सारा इकोसिस्टम जो है वो भारतीय इकोसिस्टम है। ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहां पर आपको मिलेगा। और जो आपका नेत्र AEW&C प्रणाली है, ये भारतीय वायुसेना की जो हवाई निगरानी प्रणाली है, जो आपका सिचुएशनल अवेयरनेस है, जो युद्ध क्षेत्र प्रबंधन है, जो कमांड और कंट्रोल क्षमता को जो है उसको और ज्यादा मजबूत बनाता है। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की अगर आप बात करें तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ये आपका एक वायु आधारित रडार और कमांड सिस्टम होता है। पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, आपने एक मूवी है जिस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे के सिस्टम को दिखाया गया है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन अगर आपने कोई मूवी देखी होगी जिस मूवी में जहाज के अंतर्गत ही पूरा कमांड सिस्टम होता है। जहाज में ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जहाज में बहुत सारे कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो कि लगातार भारत के क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। वो क्या है? वो आपका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो एक जहाज हवा में उड़ता रहता है, बहुत बड़ा जहाज है, जिस जहाज में पूरा कमांड सिस्टम मौजूद है, जिस जहाज में रडार लगे हुए हैं, और वो जहाज जो है लगातार हवा में रहते हुए भारतीय क्षेत्र की निगरानी करता है। तो इसको ही कहा जाता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये यहां पर आपको
याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली आपका भारत शिप रिसाइकलिंग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश यहां पर बन चुका है। इसमें अगर आप देखें तो यहां पर आपका भारत ने वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण के मामले में यानी कि शिप रिसाइकलिंग के मामले में जो अग्रणी स्थान है, जो पायनियर पोजीशन है वो यहां पर हासिल कर ली है। हरित मानकों और अवसंरचना के बल पर सतत समुद्री विकास की दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण प्रगति यहां पर हासिल की है। इसमें डेटा अगर आप देखें, बिम्को का डेटा है, बाल्टिक एवं अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिषद, इसके डेटा के मुताबिक अगले 10 वर्षों में 16,000 से ज्यादा जो जहाज हैं वो दुनिया भर में रिसाइकल किए जाएंगे और इससे ये क्षेत्र जो है ये व्यापक तौर पर और बड़ा होने वाला है। बिम्को की अगर आप बात करें, बिम्को जो है ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग संगठन है जिसका मुख्यालय आपको कोपेनहेगन डेनमार्क में देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में भारत की जो हिस्सेदारी है वैश्विक रिसाइकलिंग जो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसमें, तो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी 35.4% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसी हिसाब से आगे हम बढ़ते रहे तो भारत अगले कुछ सालों में प्रतिवर्ष जो है 300 से 600 जहाजों की रिसाइकलिंग एक साल में भारत करने में सक्षम होगा। इसके अलावा अगर आप शिप रिसाइकलिंग की बात करें तो एक कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, जिस कन्वेंशन का नाम है आपका हांगकांग अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। हांगकांग कन्वेंशन जो है ये कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म है आपका हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सी एंड द एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ द शिपिंग। ये जो कन्वेंशन है इस कन्वेंशन का अनुमोदन 2019 में किया गया था और इसके अलावा ये जो कन्वेंशन है 2000 इसको लागू करने के लिए भारत एक कानून भी लेकर के आया था जिसका नाम है जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम 2019। तो ये जो कानून है ये भारत सरकार लेके आई थी हांगकांग कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है और हमारी जो अंतिम खबर है ये आपका बात करती है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन को लेकर के, आईएसपी को लेकर के। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन जो है ये नया इंडेक्स यहां पर सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से एक नया इंडेक्स यहां पर शुरू किया गया है। ये नया इंडेक्स जो है ये इंडेक्स आपका जुलाई 2026 से पहली बार जारी किया जाएगा। ये जो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है यानी कि सेवा उत्पादन सूचकांक जो है ये सेवा क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन यानी कि आपका जो सर्विस सेक्टर है उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसको यहां पर मापने का काम करेगा, अल्पकाल में मापने का काम करेगा। यानी कि जो आपकी रिपोर्ट है वो यहां पर मंथली आधार पर जारी की जाएगी। आपने एक और इंडेक्स का नाम सुना होगा, वो है आपका आईआईपी की फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो सरकार पहले ही जारी करती है, मॉस्पी पहले ही उसको जारी करती है, लेकिन जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो आपका केवल इंडस्ट्रीज, केवल उद्योगों की बात करता है जहां पर टेंजिबल गुड्स बनाए जाते हैं। लेकिन अब जो आपका इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है वो आपका इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो सर्विस क्षेत्र है, जो इंटेंजिबल गुड्स हैं उनको भी यहां पर कैलकुलेट करने वाला है, उनका भी अनुमान यहां पर लगाएगा। अगर सेवा क्षेत्र की आप बात करें, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखें तो 2013-14 के बाद से भारत का जो जीवीए है यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें जो सेवा क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा बनी हुई है। 50% से भी ज्यादा हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो नया इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर आपको याद रखना है, इसका बेस ईयर होगा 2024-25। क्या होगा? इसका बेस ईयर होगा 2024-25। और इसके लिए ये जो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है इसके लिए भारत सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिस कमेटी का नाम आपको याद होना चाहिए। कमेटी के अध्यक्ष का नाम था देवजानी घोष कमेटी। क्या नाम था कमेटी का? टेक्निकल कमेटी थी जिसका नाम था देवजानी घोष कमेटी। इसके अलावा यहाँ पर आपका प्रारंभ में जो आपका आईएसपी है यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? इसमें आपका जो थोक और खुदरा व्यापार है, परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, दूरसंचार है, होटल और रेस्टोरेंट है, रियल एस्टेट है, व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक सेवाएं हैं, कला और मनोरंजन है। इस तरीके के जो औपचारिक क्षेत्र हैं उनको शुरुआत में शामिल किया जाएगा। दो क्षेत्र शुरुआत में शामिल नहीं है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? आपका एक तो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर को अभी शामिल नहीं किया गया है, और दूसरा आपका जो एजुकेशन सेक्टर है उसको यहां पर अभी शामिल नहीं किया गया है। तो ये दो सेक्टर अभी शामिल नहीं है, बाकी जितने सेक्टर शामिल हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो पीआईबी का टॉपिक है, सारे टॉपिक यहां पर हमारे लिए खत्म होते हैं। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं मध्य भाग में समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, इनकॉइस स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
तीसरा हमारा स्टेटमेंट है अल नीनो समुद्री हीट वेव एवं प्रवाल विरंजन की घटनाओं को बढ़ा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको एक बार पढ़िएगा और सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई परेशानी आपको है, कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।